जिस राज्य में चुनाव को सिर्फ 27 दिन बचे हों, वहां प्रधानमंत्री जाएं और चुनाव पर एक लाइन की बात ना करें, ऐसा सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। वहां प्रधानमंत्री जाएं और कांग्रेस के नेता की 5 बार तारीफ करें, ऐसा भी सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 10 दिन से चर्चा थी कि ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से चुनाव की पिच सेट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। पीएम आए, उन्होंने माधवराव सिंधिया की तारीफ की, लेकिन उन्होंने इलेक्शन की एक बात नहीं की। आज सिंधिया स्कूल में जो हुआ, उससे नरेंद्र मोदी के बारे में जानने का एक मौका मिला है। इससे थोड़ी सियासत, थोड़ी विरासत, इसलिए इस रिपोर्ट को पूरे ध्यान से देखिए और समझिए। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल का इतिहास 125 साल पुराना है, लेकिन पहली बार देश के कोई प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं, जबकि सिंधिया राजघराने का राजनीतिक कनेक्शन देश के कई प्रधानमंत्रियों से रहा है। माधवराव सिंधिया ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ काम किया। 2020 में बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस की राजनीति करते रहे, लेकिन ना तो कभी इंदिरा गांधी यहां आई और न कभी राजीव गांधी आए। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो सिंधिया स्कूल के फाउंडेशन डे पर यहां पहुंचे हैं। इतिहास सिंधिया स्कूल का भी है और इस ऐतिहासिक ग्वालियर शहर का भी है। ऋषि ग्वालिपा, संगीत सम्राट तानसेन, श्रीमंत महादजी सिंधिया जी, राजमाता विजयाराजे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और उस्ताद अमजद अली खां तक ग्वालियर की ये धरती पीढ़ियों को प्रेरित करने वालों का निर्माण करती रही है। ये धरती नारी शक्ति और वीरांगनाओं की तपोभूमि है। आपको याद रखना है, सिंधिया स्कूल सिर्फ एक संस्थान भर नहीं है, बल्कि एक विरासत है। मोदी का ग्वालियर आना कोई संयोग नहीं है। आजादी के बाद जब देश में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी, उस दौर में ग्वालियर का जय विलास पैलेस हिंदू महासभा की राजनीति का बड़ा केंद्र था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादा जीवाजीराव सिंधिया हिंदू महासभा के समर्थक थे, उन्हें आर्थिक मदद करते थे। ये बात देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और एमपी के कांग्रेस नेताओं को हजम नहीं हो रही थी। लिहाजा सिंधिया राजघराने पर नेहरू लगातार कांग्रेस में शामिल होने का दबाव बना रहे थे। 1956 में राजमाता विजयराजे सिंधिया नेहरू से मिलने दिल्ली पहुंची। उन्होंने नेहरू से साफ कहा कि उनके परिवार की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन नेहरू ने शर्त रख दी, सिंधिया परिवार कांग्रेस से अपनी वफादारी साबित करे और ये तभी संभव है जब खुद राजमाता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। नेहरू के दबाव में राजमाता विजयराजे ने 1957 में पहली बार गुना से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। दूसरी बार 1962 में उन्होंने फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन 1967 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। एमपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा ने राजमाता को 10 से 15 मिनट इंतजार कराया था। राजमाता ने इस इंतजार का मतलब यह निकाला कि डीपी मिश्रा ने महारानी को उनकी हैसियत का एहसास कराया है। विजयराजे स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ी और जनसंघ के टिकट पर विधानसभा का। दोनों में उनकी जीत हुई, लेकिन उन्होंने लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी और विधायक बनी रहीं। चुनाव के बाद अपने अपमान का बदला
सूद समेत वसूला। 1967 में विजयराजे ने कांग्रेस के 36 विधायकों को तोड़कर डीपी मिश्रा की सरकार गिरा दी। इस तरह मध्य प्रदेश में पहली बार 1967 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इसी के साथ ग्वालियर का जयविलास पैलेस कांग्रेस विरोधी राजनीति की धुरी बन गया। अब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले नरेंद्र मोदी उस जयविलास पैलेस से सिंधिया राज परिवार और बीजेपी के संबंधों की नई कड़ी जोड़ रहे हैं। और दो वजहों से ग्वालियर से मेरा विशेष नाता भी है। एक तो मैं काशी का सांसद हूं और काशी की सेवा करने में, हमारी संस्कृति के संरक्षण में सिंधिया परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दूसरी वजह भी बता देता हूं, ग्वालियर के साथ मेरा एक दूसरा कनेक्ट भी है। हमारे ज्योतिरादित्य जी गुजरात के दामाद हैं। इस नाते भी ग्वालियर से मेरी रिश्तेदारी है। इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद भी राजमाता और कांग्रेस की अदावत चलती रही। 1971 की इंदिरा लहर में भी विजयराजे ने ग्वालियर इलाके में जनसंघ को 3 सीटें जिता दी। भिंड से खुद विजयराजे जीती, गुना से पहली बार माधवराव सिंधिया जीते, जबकि ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी जीते। लेकिन इमरजेंसी के दौरान राजमाता जेल चली गई और माधवराव सिंधिया इंदिरा गांधी के दबाव में आकर जनसंघ से अलग हो गए। 1977 में इंदिरा गांधी ने एक और चाल चली, माधवराव सिंधिया को गुना से निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया। कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया के समर्थन में कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। जीतने के बाद माधवराव सिंधिया कांग्रेस में शामिल हो गए। राजमाता इससे बहुत आहत हुई। इस तरह पहली बार जयविलास पैलेस 2 हिस्से में बंट गया। एक हिस्से में बीजेपी का कार्यालय चलता था, जिसे राजमाता चलाती थी, जबकि दूसरे हिस्से में कांग्रेस का दफ्तर चलने लगा, जिसे माधवराव सिंधिया चलाते थे। 1984 में ग्वालियर सीट से माधवराव सिंधिया और अटल बिहारी वाजपेयी आमने सामने थे। राजमाता ने अपने बेटे के खिलाफ प्रचार किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की हार हुई। विजयराजे ने 1989, 91, 96 और 98 में बीजेपी के टिकट पर गुना से चुनाव जीता। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी भूमिका निभाई। 1999 में उन्होंने राजनीति से रिटायरमेंट ले ली। राजमाता विजयराजे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जनसंघ की मदद के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। उनके ससुर ने मुंबई में 20 एकड़ सी फेसिंग वाली प्रॉपर्टी खरीदी थी। 2010 में इस प्रॉपर्टी पर बने हर एक फ्लैट की कीमत 100 करोड़ आंकी गई थी। माधो महाराज ने 8 अप्रैल 1925 को आदेश दिया था कि ये प्रॉपर्टी कभी नहीं बेची जाए, लेकिन जनसंघ और बीजेपी की आर्थिक मदद के लिए राजमाता ने इस प्रॉपर्टी को भी बेच दिया था, क्योंकि पार्टी चलाने के लिए फंड की जरूरत थी। 25 जनवरी 2000 को राजमाता के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत छोटी बेटी यशोधरा राजे ने संभाल ली, जबकि बड़ी बेटी वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी की राजनीति करने लगी। राजमाता की छोटी बेटी यशोधरा राजे ने शिवपुरी से लगातार 4 चुनाव जीते। वो सांसद भी रही, लेकिन ऐन चुनावी वक्त उन्होंने बीमारी की बात कहकर विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब यहां बीजेपी के सामने चैलेंज यशोधरा समर्थकों को ज्योतिरादित्य के साथ जोड़ने का है। मोदी के सिंधिया स्कूल आने से दोनों गुटों के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विजन और सृजन की बात की। उन्होंने राजनीति की बातें नहीं की। उन्होंने अच्छे कामों के लिए विरोधियों की भी जमकर तारीफ की, वो भी ऐसे समय में जब प्रदेश में 28 दिन बाद वोट डाले जाने हैं। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि देश में पहली बार शताब्दी ट्रेन चलाने का विजन माधवराव सिंधिया का था। मेरा एक और मंत्र याद रखिएगा, हमेशा
आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। जैसे ज्योतिरादित्य जी के पिताजी हमारे माधवराव सिंधिया जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने शताब्दी ट्रेनों की शुरू करवाई थी। इसके 3 दशक बाद तक भारत में फिर ऐसी आधुनिक ट्रेनें नहीं शुरू हो पाई। अब देश में वंदे भारत का भी जलवा है और कल ही नमो भारत की रफ्तार भी आपने देखी है। सिंधिया स्कूल की स्थापना 1857 में हुई थी। तब इसका नाम सरदार स्कूल था। 1933 में इसका नाम बदलकर द सिंधिया स्कूल कर दिया गया। सिंधिया स्कूल देश के सबसे एलीट स्कूलों में गिना जाता है। यहां पढ़ने वाले छात्रों में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। इनमें फिल्म अभिनेता सलमान खान, नितिन मुकेश, अनुराग कश्यप और सूरज बड़जात्या जैसे लोग शामिल हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बड़ा नाम किया है। जबकि कारोबारी मुकेश अंबानी और सुनील भारती मित्तल ने भी सिंधिया स्कूल से ही पढ़ाई की है। इसके अलावा कई नेता और आर्मी के बड़े जनरल भी यहां से पढ़ाई कर चुके हैं। और साथियों, जानते हैं मेरा इतना विश्वास सिंधिया स्कूल पर क्यों है? क्योंकि आपके स्कूल के कुछ एलुमनाई को भी मैं भी बहुत करीब से जानता हूं। पीएमओ में राज्य मंत्री भाई जितेंद्र सिंह जी मंच पर बैठे हैं। वो आप ही के स्कूल के में पढ़े हुए हैं। रेडियो पर जिनकी आवाज सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते थे, अमीन सयानी जी, लेफ्टिनेंट जनरल मोतीदर जी, अभी जिन्होंने यहां शानदार प्रस्तुति दी, मित ब्रदर्स और हुड़हुड़ दबंग सलमान खान, और मेरे मित्र नितिन मुकेश भी यहां बैठे हैं। सिंधिया स्कूल के स्टूडेंट्स का कैनवास इतना बड़ा है कि उसमें हमें हर तरह के रंग दिख जाते हैं।